चलो। जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। और एक बार आ जाइए, आपके कमेंट देख लो और मैं शुरू करूं। सबसे पहले आज थोड़ा सिलेबस पे बात करूंगा, क्या क्या करेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। जरा एक बार कमेंट देख लूं सभी के। जरा एक बार रुकिएगा, कमेंट मैं देख लूं और फिर मैं बताता हूं आपको, शुरुआत करता हूं आपकी। हम्म। चलिए तो जल्दी से आइए और फिर शुरू करें क्लास। देखिए एक काम करें बेटा, सिलेबस लिखने जा रहा हूँ, जरूरी है ये आपको सिलेबस थोड़ा बताना। आपके कोर्स में क्या क्या सिलेबस आना है, हिंदी कैसे पढ़ी जाए। तो एक बार नमस्कार सभी को, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ममता है, मनीषा है, सुरभि है, भारती है, सभी लोग उपस्थित हैं। गरिमा वेरी गुड, कुलदीप सिंह, नमन शुक्ला जी। एक तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम शुरुआत तो कर रहे हैं आज के कोर्स की, लेकिन आप भी इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे इसे कि आपको ना अपना एग्जाम क्वालिफाई करना, पहली बात। तो देखिए हिंदी बहुत मुश्किल नहीं है, और ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप ज़्यादा नंबर लेने की पूरी पूरी चांस रखते हैं। अगर हिंदी 20 नंबर की तुम्हारे पेपर में आ रही है या 30 नंबर की आ रही है, तो पूरी हिंदी कैसे ठीक की जाए, वो ऐसे ठीक की जाएगी कि सिलेबस पे बात करो, हम बस उतना पढ़ेंगे हम सब कुछ, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं पीडीएफ जैसे दिखा दूं आपको, ये सारी पीडीएफ हैं, तो हर टॉपिक की तुम्हें साथ में पीडीएफ में मिलेगी। मैं एक टॉपिक कराऊंगा, फिर पीडीएफ, उस पर प्रश्नोत्तरी रखूंगा। तो हम टॉपिक ये लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। देखिए मैं तुम्हारा एक कोर्स लिख देता हूँ, हमें क्या क्या लगभग लगभग तुम्हारे सिलेबस में हिंदी में क्या आना है। तो बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए छोटी सी बात सुनिए, सब लोग ज्यादातर बताते हैं तुम्हारे कोर्सेज में कि व्याकरण आएगा, ग्रामर का पोर्शन ज्यादा आएगा, ठीक है, व्याकरण का पोर्शन ज्यादा आएगा। पर व्याकरण के साथ मुझे लगता है तुम्हें दो चीजों से की तैयारी करनी चाहिए। जब भी तुम अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, और खासकर हिंदी में पूरे नंबर लेने की तैयारी कर रहे हो, तो मुश्किल ये तो है ही, व्याकरण तुम्हें पढ़ना है, लेकिन लोग ना बस इसी को पढ़ते रहते हैं। जबकि इसके साथ साथ एक चीज और पूछी जाती है, क्या? गद्यांश। एक अपठित गद्यांश भी तुम्हें आता है कभी कभी, मैंने देखा है अपठित गद्यांश। तो सुनो, हम क्या करेंगे, मैं बीच बीच में गद्यांश की भी प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें, लेकिन सबसे पहले जब गद्यांश की पहली क्लास दूंगा, तो गद्यांश कैसे किया जाए, उसके ऊपर कैसे देख रेख की जाए, ये भी बात करूंगा। जनरल पेपर की तैयारी कर रहा हूं मलिक जी। जनरल पेपर, चाहे वो पीजीटी का जनरल पेपर हो, चाहे पीआरटी का, हिंदी छुटनी नहीं है, ठीक है ना। हाँ सरिता वेरी गुड। तो तुम अब इस बार ऐसे करोगे तैयारी, ये भी पोर्शन चलना है और ये भी, लेकिन मुख्य रूप से तो तुम यही पढ़ रहे हो। और कैसे पढ़ना है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं अमूमन जब भी व्याकरण पढ़ाता हूं तो शब्द वर्ण लेकर चलता हूं, लेकिन देखिए हम कहां से चलेंगे इस बार। देखिए पहली चीज मैं लिख रहा हूं शब्द, शब्द, और मैं शुरुआत यहीं से करूंगा बच्चे शब्द की। मैं चाहता हूं वर्ण भी पढ़ा दूंगा तुम्हें, पर वर्ण अभी नहीं, सबसे पहले शब्द। और शब्द आता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कहते हैं जब हम शब्द पूरा कर लेंगे तो दूसरा टॉपिक बच्चे मैं वाक्य का ले लूंगा। अपने आप ही क्या करूंगा, वाक्य। वाक्य माने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, और कई बार वाक्य को अर्थ से भी निकालते हैं, वाक्य के भेद भी पढ़े जाते हैं, उद्देश्य विधेय क्या है, और वाक्य की शुद्धि अशुद्धि भी चलनी है। नमस्कार हनी, वेरी गुड। तो मैं तुम्हें लिखने जा रहा हूं कुछ चीजें, शब्द पे ही बात करना चाहूंगा हनी, पहले मैं आज वर्ण पे नहीं, शब्द। और देखिए जब हम शब्द चलेंगे तो शब्द ना कई तरीकों से पहचाना जाता है। एक बार शब्द को हम रूपांतरण के आधार पर ही पहचानते हैं, रूप के बदलने के आधार पर ही पहचानते हैं, कि कभी कभी कोई शब्द होता है ना, लिखूं मैं, तो हम उसका रूप बदल भी सकते हैं, और कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदल सकते। जैसे देखिए, अगर मुझसे कोई कहेगा मेंढक, क्या इसका रूप बदला जा सकता है? तो बिल्कुल मेंढकी ऐसे बदल देते हैं हम, ठीक है या नहीं है। अगर मैं कहूं जूता, तो जूता का रूप बदल सकते, यानी इनसे मिलता जुलता एक और शब्द बना सकते। क्या कर देता हूं, जूते, कभी जूता और जूते। अगर मैं कहूं जूता, या मैं एक शब्द कहूं कुछ भी कह देते, जैसे लड़का, ये शब्द है या नहीं है, पर हम इसका रूप बदल देते हैं, लड़के, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। और कभी कभी मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं अथवा,
तो हम इसका रूप नहीं बदल सकते बच्चे, ना तो अथवी कर सकते ना अथवा। ज्यादा इसे समझने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि कभी कभी शब्द में हम परिवर्तन कर सकते हैं और कभी कभी हम शब्द में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो शब्द का जब रूप बदलता है और रूप नहीं बदलता, रूप बदलने के आधार पर शब्द दो प्रकार का बैठता है, या तो विकारी या अविकारी, और विकारी 4 प्रकार का है। तो मैं यहां डाल रहा हूं तीसरी चीज, एक संज्ञा भी पढ़ना है तुम्हें। मैं करूंगा पूरे तरीके से, लेकिन एक स्ट्रक्चर से लेके चलूंगा। संज्ञा भी पढ़ना है, सर्वनाम भी तुम्हें आ जाता है, ठीक है, क्रिया भी कभी कभी पूछते हैं, विशेषण भी आता है, और एक चीज होती है अव्यय शब्द, अव्यय भी आता है, और उसमें निपात भी आ जाएगा। अव्यय पढ़ लेंगे तो देखिए एक चीज और है, लिंग और वचन भी पढ़ना है तुम्हें इस बार, ठीक है ना, लिंग और वचन, लेकिन साथ के साथ बीच बीच में गद्यांश पद्यांश लेता रहूंगा मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं आज आपको, सही है। जो पढ़ना है तुम्हें, सारी हिंदी लगभग निचोड़ लेंगे हम, ठीक है ना। सर ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड मिल सकती है। लिंग और क्या है, वचन भी पढ़ना है, और एक सुनो कारक भी पढ़ना है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। कई बार कई लोग कहते हैं सर वाच्य भी पढ़े, तो वाच्य भी पढ़ा दूंगा, लेकिन वाच्य का कोर्स, वाच्य भी देख लेंगे, काल भी देख लेंगे, इसमें आ जाता है, ठीक है ना। 5वीं चीज समास भी आना है। समास एक छठी चीज है, संधि, संधि का पोर्शंस भी तुम्हें आना है। और संधि पढ़ेंगे तो इससे पहले एक टॉपिक पढ़ लेंगे, वर्णमाला या वर्ण। तो मैं वर्ण तब कराऊंगा जब हम संधि करेंगे इस बार, सब संधि। अरे पक्का होगा रेनू, चिंता ना करो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है ना। चलिए सुनिए, वर्ण भी पढ़ेंगे। तो मैं देखिए सिलेबस कैसे लिख रहा हूं, सुनो, याद रखना तुम्हारा सिलेबस अब ये हो गया, व्याकरण के साथ अपठ हिंदी गद्यांश। तो गद्यांश की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है तुम्हें, शब्द वाक्य संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय लिंग वचन कारक, ठीक है, समास संधि वर्ण। एक दो चीज और देखिए, एक चीज और जोड़ रहा हूं, कभी कभी ना तुम्हें एक टॉपिक में लिख रहा हूं पक्ष, इस पे भी थोड़ा एक टॉपिक ये भी लूंगा मैं। पक्ष, पक्ष कई होते हैं ना वाक्य के, ठीक है ना, क्रिया के पक्ष पूछ लेते हैं कई बार, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एक पक्ष भी लेकर चलेंगे, पर मैं इसे साइड में रख रहा हूं। इसमें और चीज अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो बच्चे कभी कभी ना उपसर्ग और प्रत्यय भी डालिए, उपसर्ग और प्रत्यय। और एक चीज और डाल लीजिए, अलंकार भी तुमसे पूछ लिया जाता है, अलंकार भी पूछ लिया जाता है। और ज्यादा पक्ष की तो जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन देखिए तुम्हारे कोर्सेज में एक शब्द शक्ति का टॉपिक है तो नहीं, लेकिन मैं इस बार लूंगा, ये एक शब्द शक्ति भी लूंगा। लेकिन छंद और रस नहीं आते तुम्हें, शब्द शक्ति वाला पोर्शंस भी मैं ले लूंगा, क्योंकि ये मैंने कई बार तुम्हारे पेपर में देखा, इस पे प्रश्न शब्द शक्ति पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शंस तुम्हारे टॉपिक चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। तो मैं नेहा वेरी गुड, सारे बच्चे आगे लगभग हमारे पुराने सभी बच्चे हैं, तो मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल मिरेकल तरीके से। तो ज्यादा बात नहीं करता हूँ मैं सिलेबस पे, क्या करूंगा तो देखिए कुछ सिलेबस मैंने ये लिख दिया है, शब्द से लेके मैंने सारा ही लिख दिया, लेकिन अमूमन इसमें कुछ छूट भी गया होगा तो मैं सब कुछ लेकर चलूंगा। और हमें कम से कम तुम्हारी 20 नंबर की हिंदी आनी है, जिसे इसे क्लियर करनी है मुझे, ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरुआत कर दूं मैं, इजाजत है आप लोगों की, तो शुरू कर रहा हूं। आज पढ़ना शुरू करें हम, बहुत बच्चे आगे भाई, आज पढ़ना शुरू करें। चलिए तो सुनो, कुछ नहीं कर रहा हूं आज, मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे लेकर चलूंगा, हो सकता है कोई टॉपिक 2-2 क्लास में भी जाएगा। शब्द अपनी अपनी सारी चीजें बताते जाओ, जो समझ में ना आए वो डिस्कस करना आप मुझसे। मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ शब्द का आज, मैं, हाँ जी है ना, पहला टॉपिक ले रहा हूँ शब्द का, और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। पहली बात, कोई मुझसे पूछे शब्द किसे कहें, तो देखिए शब्द किसे कहते हैं, सीधी बात। अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे तुम पढ़ते आए हो मुझसे, एक लिखा मैंने अ, एक लिखा मैंने अमर, और एक लिखा मैंने अमर घर गया। मैं सबसे पहले हमेशा, चाहे लाइव क्लास हो या कुछ भी हो, ऐसे ही पढ़ाता आया, मुझे आसानी होती है इन सब चीजों में। अमर घर गया, मुझसे बस इतना पूछा जाए कि बताइए आपने 3 चीज लिख दी, इसमें शब्द कौन सा है, इनमें शब्द कौन सा है, क्योंकि पढ़ा शब्द ही तो पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा शब्द ये रहा। शब्द कौन सा, ये रहा। तो पूछेंगे ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये है वर्ण। सुनते रहिएगा मेरी बात। और कोई मुझसे पूछेगा ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये है वाक्य। जब मैं कुछ लिख देता हूं ना तुम्हारे सामने, तो हम 3 चीजें लिख सकते हैं, या तो वर्ण लिख सकते हैं, या शब्द लिख सकते हैं, या वाक्य लिख सकते हैं। कोई मुझसे पूछेगा आधा का, क्या ये शब्द है या वर्ण है, तो ये वर्ण है। वर्ण है तो स्वर है या व्यंजन, ये बताना पड़ता है, पर वर्ण नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं ये। पर एक काम करो, ये ना सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज है लिखी हुई, लेकिन पता है लैंग्वेज के 2 रूप होते हैं, लैंग्वेज बोली भी जाती है और लैंग्वेज को लिखा भी जाता है। भाषा तो बोली भी जाती है और उसे लिख भी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई भाषा बोली जाती है तो ध्वनि के रूप में बोली जाती है,
पर ध्वनि का पहला लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ये भाषा के लिखित रूप हैं। अरे जब भी कुछ ध्वनि को, आवाज को, भाषा को लिखोगे तो सबसे पहले वर्ण पे लिखोगे। जब बहुत सारे वर्ण जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। और जब बहुत सारे शब्द जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य। कोई मुझसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लैंग्वेज में सबसे छोटा क्या है, तो वर्ण है सबसे छोटा। और भाषा में सबसे बड़ा क्या है, तो वाक्य सबसे बड़ा। ठीक है, इतनी बात अभी सुन लीजिए, ठीक है ना। अगर मुझसे पूछेंगे वर्ण शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए शब्द किसे कहते हैं, पहले अ लिया, फिर म लिया, फिर र लिया, और तीनों को मिलाकर मैंने क्या बना दिया? शब्द। तो वर्णों का समूह, ऐसा लगता है वर्णों का ग्रुप शब्द है, पर वर्णों के ग्रुप को या समूह को शब्द नहीं कहते, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वो कैसे? क्योंकि देखिए पहले अ लिया, फिर म लिया, फिर र लिया, फिर मैंने बना दिया अमर। और अमर का एक अर्थ भी है ना। लेकिन क्या मैं शब्द ये भी बनेगा कि पहले मैं र ले लूं, फिर मैं ले लूं म, फिर ले लूं आ? क्या ये शब्द है? तो ये शब्द नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अरे कोई मुझसे कहेगा जल शब्द है, हाँ है। कोई पूछेगा जाल शब्द है, और हाँ है शब्द। जाल भी एक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा में सबसे छोटा क्या है जिसका अर्थ निकलेगा, वो शब्द है। तो शब्द की दो परिभाषा होती है, वर्णों के सार्थक समूह को भी शब्द कहते हैं, वर्णों के मीनिंगफुल ग्रुप को भी शब्द कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी शब्द है। तो शब्द जल भी है और शब्द जाल भी है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा इसे मैं उल्टा लिख दूं लज, तो ये कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। बात समझ में आ गई होगी सभी को? बात सभी को समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है, तो बस मैं लिखने जा रहा हूं इसका अर्थ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, परचम वाली क्लास में भी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ाई गई, प्लीज उसको भी आप ही पढ़ाइए। अच्छा मैं ही पढ़ाऊं हिंदी साहित्य, जबकि साहित्य की ना, सुनिए, साहित्य वाली मैं नहीं कराई तो चलिए मैं कराऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं मैं कराऊंगा। ठीक है, साहित्य वाला पोर्शन कराऊंगा मैं, ठीक। लेकिन थोड़ा वैसा लूंगा मैं, बहुत जल्दी लीजिए अगर तुम्हें लेना होगा तो। चलिए आगे देखिए, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। सुनो, ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई शब्द की परिभाषा पूछे तो पहली तो यह है वर्णों के सार्थक। सार्थक माने इसमें दो शब्द शामिल है, सा अर्थ, अर्थ के साथ, सार्थक समूह। याद रखना, अगर मैं ये शब्द हटा दूं तो शब्द की परिभाषा गई, वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का सार्थक समूह। लेकिन वर्ण की एक परिभाषा और हो गई, या करके मैं और लिख रहा हूं। वो क्या? कि भाषा की, याद रखना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक, सार्थक इकाई नहीं, सार्थक लिखित इकाई, सार्थक लिखित इकाई क्या कहलाएगी? शब्द। इतनी चीज नोट्स भी बना के रखना बच्चे, जहां जहां तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगे कि एक्स्ट्रा है, इकाई क्या कहलाई जाएगी? शब्द। तो शब्द की दो परिभाषा हो गई, वर्णों को इकट्ठा कर लोगे और उनका अर्थ निकलेगा तो शब्द है, और वर्ण और भाषा में सबसे छोटा अर्थवान शब्द। देखिए एक काम करो, कोई मुझसे पूछेगा क्या ये वर्ण है या शब्द है, तो मैं कहता हूं वर्ण है। लेकिन बच्चे इतना ध्यान रखना, अगर मैं कहता आ चल, जिससे मैं कहूं आ रही है मेरे साथ, नहीं है, वो कहूंगा चलना चाहती है, और फिर मैं कहूंगा आ, तो इसका भी एक अर्थ है। याद रखना, इसे ऐसे तो मत पढ़िए, लेकिन मैं सीधी बात कर रहा हूं। अगर कोई प्रश्न करे खाना खाएगा, तो ये वाक्य है, ठीक है। लेकिन अगर आंसर ये आए न, तो न या ना, तो ये शब्द है क्योंकि अर्थ निकलेगा। जो इसका भी अर्थ है इसका, लेकिन दोनों का अर्थ, खाना खाएगा इसका भी एक अर्थ है, ये वाक्य है, अर्थवान वाक्य भी होता है, पर इनमें सबसे छोटा अर्थवान कौन है? ये है, और ये शब्द का रूप है, वाक्य नहीं बन पाया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सीधी सीधी बात है, जिसका अर्थ निकलेगा। तुम्हारे कमेंट देखो मैं पहले, तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो थंबनेल करते जाना, क्योंकि बेटा ऑनलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखती। ये अभी भी हुआ है, अभी एक बैच ले रहा था मैं रीड के लिए, तो उसमें मेरे को हुआ, क्योंकि बच्चे सामने नहीं दिखते तो फिर कैसे पढ़ाया जाए, सब मुश्किल होती है। बस पढ़ते आना, ये दो परिभाषा हो गई। अब एग्जाम में क्या आएगा, तो तुमने खूब पढ़ लिया होगा मुझसे भी, किताबों से भी, तुम्हें यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, जो मैं अब करने जा रहा हूँ। हमेशा शब्द के प्रकार पे प्रश्न आएंगे तुम्हें, या भेद, और तुमने खूब पढ़ा होगा शब्द के प्रकार या भेद। वेरी गुड नेहा, शाबाश, आते रहो। इतना आ गया ना। कोई मुझसे पूछेगा शब्द के भेद कितने, प्रकार कितने हैं, तो देखिए
शब्द कई प्रकार का होता है हमारी हिंदी में, 3 प्रकार का भी होता है। 3 कौन सा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और शब्द 4 का भी होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और शब्द कई बार सार्थक, निरर्थक भी होता है, 2 प्रकार का भी होता है। तो शब्द के प्रकार कितने कहें? 3 कहें, 4 कहें, 5 कहें? शब्द के प्रकार और भेद को सीखने से पहले, एग्जाम में प्रकार और भेद आएंगे, शब्द के प्रकार पे बात नहीं कर रहा हूं, एक चीज लिखने जा रहा हूं, शब्दों का वर्गीकरण। मैं एक वर्ड डाल रहा हूं, ये कई बार पूछा जा सकता है तुम्हें। अब तुम्हारा जो कोर्स है उसमें थोड़ा लेवल से लेकर चलूंगा मैं। शब्दों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण ना लिखो तो एक शब्द याद रखना, पहचान। मैं सबसे पहले शब्द की, तुम्हारे परीक्षा में शब्द के प्रकार पे प्रश्न आएंगे, पर मैं सबसे पहले शब्दों की पहचान पे बात करना चाह रहा हूं। असली में हमारी हिंदी में शब्दों को ना कई वर्गों में बांट रखा है। हमारी हिंदी में शब्दों की पहचान हम कई तरीकों से करते हैं। असली में हिंदी में शब्दों की पहचान 4 तरीके से करते हैं। फिर सुन लो, शब्द के प्रकार पे प्रश्न आते हैं, पर पहले मैं वर्गीकरण पे बात कर रहा हूं या पहचान पर। और कुछ एरो बना रहा हूं, 4 एरो बना देता हूं, और ये मैंने पढ़ाया पहले, फिर पढ़ा रहा हूं। और ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं 4 स्टेप लिखने जा रहा हूं। कोई मुझसे पूछे सर आप शब्द के 4 प्रकार बता रहे हो, मैं कहता हूं प्रकार नहीं, मैं बता रहा हूं हमारी हिंदी में शब्दों को 4 वर्गों में बांट रखा है। यानी शब्दों की पहचान हम 4 तरीकों से करते हैं। कैसे करते हैं? कभी कभी किसी भी शब्द की पहचान हम ऐसे करते हैं कि वो बना कैसे है, यानी रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को पहचाना जाता है। जैसे देखिए, मुझसे कोई पूछे रचना बनावट का मतलब, लेकिन कभी कभी रचना बनावट के आधार पर भी शब्द को पहचाना जाता है। लेकिन कभी कभी शब्दों को हम ऐसे नहीं पहचानते कि इसकी रचना कैसी हुई है या इसे बनाया कैसे, इस आधार पर नहीं पहचानते। हम उसको पहचानते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब कि वो शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है। जैसे देखिए, मुझसे कोई पूछे, एक मिनट सुनो, सूर्य, कई बार हम ये पूछते हैं ये बना कैसे है, ऐसे भी पहचान सकते हैं, इसे रचना बनावट के आधार पर ही पूछा जा सकता है। और कई बार हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ये मत बताओ ये बना कैसे है, हम ये पूछ सकते हैं, शब्द तो है ये, है ना। हम कभी कभी से ऐसे पूछते हैं कि ये आया कहां से, उत्पन्न कहां से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो बताओ ये अंग्रेजी से आया, संस्कृत से आया, ये संस्कृत से आया है, तो ये तत्सम है या तद्भव, ये तत्सम है। और इसको हम तत्सम है तो सीधी बात है, कभी कभी इसको हम तद्भव बना देंगे। जैसे सूर्य बोलते बोलते क्या हो गया, सूरज, ये तद्भव बन गया। पर मुझे बताइए, तुमने इस शब्द को कब ऐसे पहचाना, इसे सूर्य को, कि ये आया कहां से आया, संस्कृत, जितने संस्कृत के शब्द हैं वो सारे तत्सम है। कहां से आया, ये संस्कृत से आया, ये तत्सम शब्द था, उत्पत्ति देख रहे हो कहां से आया। पर कभी कभी रचना बनावट के आधार पर भी शब्द आ जाता है, यही शब्द ना रूढ़ भी कहलाता है। जब हम इसे, किसी भी शब्द को हम कई तरीकों से देखते हैं, शब्द को हम रचना बनावट के आधार पर भी पहचान लेते हैं, शब्द को हम उत्पत्ति से भी पहचान लेते हैं कहां से आया। कभी कभी हम शब्द को ऐसे भी पहचानते हैं, सुनो, अर्थ से भी। हम किसी भी शब्द को देखते हैं, फिर ये देखते हैं इसका अर्थ निकलता है या नहीं निकलता, ठीक है ना। और कभी कभी शब्द को हम इस आधार पे ही पहचानते हैं। ये मैंने लिखा रूप, कभी कभी किसी शब्द का रूप होता है, उसके रूप में अंतर आ जाता है। ये 2 शब्द से बना है, रूप और अंतर। या इसे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं परिवर्तन। इस बात को ध्यान रखना। कोई मुझसे पूछे कि क्या ये शब्द के 4 प्रकार हैं, मैं कहता हूं नहीं, सूर्य से सूरज बना है। सुनिए, अभी कोई मुझसे पूछेगा ये शब्द के 4 प्रकार हैं, मैं कहता हूं नहीं। असली में हमारी हिंदी में शब्द को कोई भी एक शब्द हो, जैसे मैं लिखूं ना टायर, तो टायर शब्द है, वाक्य तो नहीं है, न वर्ण है। बेटा अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो 3 चीज लिख सकता हूं, या तो वर्ण होगा, या शब्द होगा, या वाक्य होगा, इसके अलावा नहीं लिखा जा सकता। कई बच्चे कहते हैं सर कविता भी तो लिख देते हैं, पर वो वाक्य का ही रूप है कविता भी, शब्दों को पिरो कर बनाया उसे तुमने। चलिए, टायर ये शब्द है। फिर तुमसे पूछेगा बताइए रचना बनावट के आधार पर भी देख सकते हैं बनाया कैसे है, कई बार इसकी उत्पत्ति के आधार पर भी अर्थ भी निकाल सकते हैं, इसका रूप भी। अभी धीरे धीरे आगे जाके पता लगेगा। सुनो, अभी कोई बच्चा मुझसे, तुम में से पूछे, अब प्रकार लिखने जा रहा हूं मैं, कोई पूछे रचना बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, तो रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार का शब्द होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, सुनते रहिए, और तीसरा होता है योग रूढ़। खूब पढ़ा होगा आपने, मैं लिख रहा हूं। रचना बनावट पे पहले बात सुन लीजिए सभी लोग। देखिए भाई, कई बार हम मनुष्यों ने, हम लोगों ने कई बार ना शब्द हमने बनाया, हमने बताओ क्या कर दी, शब्दों की रचना की हम मनुष्यों ने। अच्छा, कैसे बनाया हमने, पता कैसे शब्द बनाए, कि हमारे पास बहुत सारे शब्द थे, हमने क्या करा, एक शब्द इधर से पकड़ा, दूसरा इधर से पकड़ा, और जोड़ जाड़ करके नया बनाने, यानी हम शब्दों को बनाने लगे। कैसे बनाया, देखिए, एक शब्द हमने लिया, मैं हमेशा ऐसे ही करता आया हूं, एक शब्द लिया मैंने गंगा। कितने बच्चे जानते क्या ये वर्ण है शब्द है, एक शब्द लिया हमने
गंगा, है ना। और एक शब्द देखा तट, तट भी तो एक शब्द है या नहीं है, और फिर हमने इसे जोड़कर क्या बना दिया, गंगा तट। क्या वाकई में मनुष्य ने जोड़ जाड़ करके शब्दों का निर्माण किया, नहीं किया? यानी मनुष्य ने शब्दों का निर्माण किया, उत्पन्न नहीं हुआ ये शब्द, कहीं से लेकर नहीं आए, हमने ही जोड़कर नए नए शब्द क्रिएट करने लगे। तो बताओ क्या शब्दों की रचना करने लगे, क्या शब्दों को बनाने लगे? कई बार किसी शब्द को हम ऐसे देख के बताते हैं क्या ये मिलकर बना है या नहीं बना, या बना कैसे है, ठीक है ना। तो बनने के आधार पर 3 प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर आपको देख के बताना पड़ता है गंगा तट रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़। याद रखना इसे। कमेंट नहीं दिख रहे हैं अभी मुझे तुम्हें, तुम्हारे, सुनते रहिए। तो तुम कुछ नहीं पढ़ो, तुमने एक चीज सीख ली, रचना बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। लेकिन कभी कभी फिर शब्द तुम्हारे सामने डाल देगा, क्या? जैसा मैं लिखूं स्कूल, मुझे बताइए, कई बार हमने, पता है, कई बार मनुष्य ने शब्द बनाए, पर कई बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जरूरी नहीं कि हमने बनाए, हम इस शब्द को ऐसे पहचान रहे होते कि ये बना कैसे, नहीं ये नहीं देख रहे होते। बताइए ये शब्द हमने बनाया है, अंग्रेजी से उठा लिया, अंग्रेजी से। तो हिंदी में हमारे शब्द की उत्पत्ति भी हुई है, अरे है या नहीं है? कई बार शब्दों को हम ऐसे पहचानते हैं, ये आया कैसे। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिख दूं शीर्ष, और शीर्ष बोलते बोलते सिर भी हुआ है, ठीक है, पर मैं पूछ रहा हूं शीर्ष क्या शब्द है या नहीं है? पर हम इस शब्द को ऐसे नहीं पहचान रहे, बना कैसे, हम ये देख रहे हैं कि ये संस्कृत से आया है या ये अंग्रेजी से आया है। तो कई बार तो शब्द बनाए गए मनुष्य के द्वारा, पर कई बार हम मनुष्य ने नहीं बनाया, हम तो खड़े खड़े देखते रहे, हमारी हिंदी में शब्द आते चले गए, उत्पन्न हो गए। तो शब्द को दूसरे तरीके से ऐसे ही पहचानते हैं, ये आया कहां से है। शब्द की पहचान हम कई तरीकों से करते हैं हमारी हिंदी में। तो देखिए, जब हम ये देखते हैं कि शब्द आया कहां से, संस्कृत से, हिंदी से, अंग्रेजी से, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार का शब्द है। 4 माना जाता है, याद रखिएगा। आजकल इसको 5 भी लिखते हैं कई लोग, पर उत्पत्ति के आधार पर 4 ही प्रकार का शब्द है। एक बार डीएसएसबी का पेपर था ना, उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का है। उत्पत्ति की जगह सोर्स भी ले सकते हैं, मैं आगे बाद में चलूंगा, पहले मैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं इसका। और 4 हैं तो कौन कौन सी है? एक है तत्सम, जो तुम्हें सीखना है, एक तत्सम शब्द होता है। एक दूसरा होता है तद्भव। याद रखना, जब तत्सम शब्द आए तो ध्यान रखना वो बन के नहीं, रचना बनावट के आधार पर नहीं बना है, उत्पत्ति के आधार पर पहचाना जाता है वो तत्सम। दूसरा है तद्भव, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? एक तद्भव होता है। एक तीसरा होता है देशज शब्द, एक तीसरा शब्द होता है देशज, सुनते रहो, हाँ वेरी गुड, चलते रहो। एक चौथा होता है विदेशज। याद रखना, विदेशज को एक नाम से और जानते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं, आगत शब्द। चलिए अच्छा, तुम्हें पता प्रश्न कैसे आएगा? स्कूल, और बस तुमसे ये पूछेगा क्या ये शब्द है? हाँ ये शब्द है, लिखा है तो शब्द ही है, और अर्थ भी है इसका, स्कूल। हमारे दिमाग में इसकी एक फोटो फ्रेम बन जाती है। अगर स्कूल शब्द है तो पूछेगा ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज, बस ये आना है, ठीक है ना। पर बहुत मुश्किल भी शब्द होंगे, तुमसे ये भी पूछ लेगा किताब, फिर पूछेगा ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है, या देशज है आगत है तो आगत है, विदेशज शब्द है किताब, और फिर पूछेगा ये अरबी है, फारसी है, तुर्की है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी होगा अभी, ठीक है ना। अभी सुनते रहिए, मैंने लिख दिए 4। याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर 4 ही माने जाते हैं, पर एक शब्द इसमें और जोड़कर लिखा जाता है, 5वां, जिसे हम कहते हैं संकर शब्द, पर वो उत्पत्ति के आधार पर नहीं माना जाता। उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति के आधार पर तो 4 बने जो आए कहीं से, संकर शब्द तो हमने 2-2 भाषा से जोड़कर बनाया, ठीक है ना। संकर शब्द, संकर किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो अलग अलग भाषा से मिलकर बनता है। जैसे देखिए, मैं एक शब्द देता हूं रेल, रेल इंग्लिश का वर्ड है और गाड़ी हिंदी का है। जैसे एक शब्द ब्रेड है, ब्रेड इंग्लिश का वर्ड है और पकौड़ा हिंदी शब्द है। तो कभी कभी हमने क्या करा, एक हिंदी का शब्द दिया, एक अंग्रेजी का लिया और जोड़कर नया शब्द बना दिया, तो उत्पन्न तो नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं एक हिंदी का लिया और एक इंग्लिश का ले लिया, इन्हीं शब्दों को जोड़ जाड़ करके बनाया। तो याद रखना, जब भी पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने, तो 4 ये, लेकिन एक संकर शब्द भी होता है, और संकर शब्द को एक नाम से और जानते हैं, इसे द्विज शब्द भी कहते हैं। कभी किसी को कुछ समझ में ना भी आ रहा हो तो बस अभी तुम देखते जाओ, धीरे धीरे खोलेंगे हम इसे। तो सुनिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए बच्चे? 5। ध्यान रखना, शब्द की क्लास 2 क्लास में जाएगी, अभी करते रहो। मैं यहां तक पहुंचा हूं, अभी शब्द पे बात कर रहा हूं। रेलगाड़ी, चलो अभी तो करेंगे ममता, वेरी गुड, सारे बच्चे मेरे को जानने वाले हैं, सुप्रिया भी है, ठीक है। चलो, अर्थ के आधार पर, ये तो बच्चे हमसे पढ़े हैं। अर्थ के आधार पर कभी कभी ना, देखो फिर सुनो, कभी कभी कोई भी शब्द होता है, हम किसी शब्द को ऐसे देख के पहचान रहे होते हैं, बना कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। पर कभी कभी हम उसी शब्द को ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये आया कहां से है।
कभी कभी उसी शब्द को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे देखिए अभी मैं ये पहचान रहा था, सुनो फिर ध्यान से, एक शब्द फिर मैंने लिखा सूर्य। कोई मुझसे पूछे तत्सम है तद्भव है, तो मैं कहता हूँ ये तत्सम शब्द है। वो क्यों? क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है सूर्य, और सूर्य बोलते बोलते सूरज हुआ, ये तद्भव है। अच्छा सूर्य कौन सा शब्द है? तत्सम। इस शब्द को तुम ऐसे देख के पहचान रहे हो, ये आया कहां से है, उत्पन्न कहां से हुआ है, उत्पत्ति कहां से हुई है इसकी। पर इसी शब्द को कभी कभी हम ऐसे पहचानते हैं, क्या इसका अर्थ निकलता है या नहीं निकलता, यानी अर्थ के आधार पर ही पहचान रहे हो। ध्यान रखना, हमारी हिंदी में किसी भी शब्द को 4 तरीके से पहचाना जा सकता है। रचना बनावट के आधार पर भी देख के पहचान सकते हो, उत्पत्ति के आधार पर भी देख के पहचान सकते हो उसे। कई बार किसी भी कोई भी शब्द आता है तो हम उस शब्द को अर्थ के आधार पर पहचानते हैं, और जब शब्द को अर्थ से देख रहे होते हैं हम, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ निकलता है, और कुछ हमारी हिंदी में ऐसे हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। तो तुम इतना ध्यान रखो, अभी तो तुम ऐसे ही लिखना कि अगर पूछे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का है तो 2, लेकिन इसे मैं चेंज करूंगा आगे जाके। और क्या है 2? एक है सार्थक शब्द, सीखने हैं तुम्हें, और तुम्हारे सामने एक शब्द आएगा, सीख के बताना है कौन सा सार्थक है कौन सा निरर्थक। और दूसरा है एक निरर्थक शब्द होता है, पढ़ेंगे आगे निरर्थक भी। निरर्थक उसे कहेंगे जिनका अर्थ नहीं है, और सार्थक वो है जिनका अर्थ है। पर निरर्थक उसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो सोसाइटी में बोले तो जाते हैं पर उनका अर्थ नहीं होता। ठीक है ना? चलिए यहां तक पहुंचा, वेरी गुड रेनू, तुम सब सारे अपने मेरे बच्चे ही हो। तुम लोग कितने सालों से, ऐसे लगता है पता नहीं कितने सालों से पढ़ाया जा रहा हूं तुम्हें, लेकिन कोई नहीं, तुम बहुत अच्छी जगह लगो। ये मेरी बस इससे यही दुआ है कि तुम जहां जाओ बहुत अच्छी पोस्ट पे जाओ। चलिए रूपांतरण सुनो, अभी मैं ये भी बचाऊं, रचना बनावट के आधार पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 4, अर्थ के आधार पर 2। और कभी कभी ना शब्द को हम ये नहीं देखते कि इसका अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा, हम किसी भी शब्द को ये देख के बताते हैं क्या इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। तो जब रूप बदलने के आधार पर, जब शब्द को हम रूप के अंतर, उसके रूप में अंतर आया है नहीं आया, रूपांतरण लिख रहा हूं मैं यहाँ, रूपांतरण या उनमें परिवर्तन आया नहीं आया, तो रूपांतरण के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार का होता है। मैं यहां लिख देता हूं, रूपांतरण के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार का होता है। यहां लिख देता हूं 2 प्रकार का। कौन कौन से? एक विकारी शब्द, कोई नहीं धीरे धीरे पढ़ेंगे, और एक अविकारी, और पूरा लेकर चलेंगे। एक अविकारी, ठीक है। ये शब्द तो सुनिए भाई, अब तक मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने शब्द की परिभाषा बताई, वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, और वो ध्वनि, अर्थवान ध्वनि जो सबसे छोटी होगी वो भी शब्द है ना। फिर मैंने बताया शब्द के प्रकार अगर पढ़ने जा रहे हो तो पहले शब्दों की पहचान आनी चाहिए। हमारी हिंदी में शब्दों का निर्माण 4 तरीके से किया गया है। शब्द रचना बनावट के आधार पर भी पहचान लिया जाता है, शब्द को हम उत्पत्ति से के आधार पर भी देख सकते हैं आया कहां से, शब्द को हम अर्थ से भी निकाल लेते हैं कि इसका अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा, और शब्द का हम रूप भी बदल सकते हैं कि रूप बदले या ना बदले, यानी रूपांतरण के आधार पर पहचान सकते हैं। तो ये शब्दों को निकालने के तरीके। अब एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में ना तुम्हें यहां से लेके यहां तक पढ़ना आना चाहिए। ये तुमसे पूछ लेगा, एक शब्द दे देगा, जैसे दे देगा कसम, और फिर पूछेगा कि वाक्य शब्द है, कुछ लिखा गया है तो शब्द लिखा जाएगा, या वर्ण या वाक्य। फिर तुम पहचान लो कि कसम शब्द है। फिर तुमसे कहेगा क्या ये रूढ़ शब्द है, यौगिक है या योग रूढ़ है, या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, या संकर है, या सार्थक है, निरर्थक, या विकारी या विकारी। वो इनमें से कोई पूछेगा, या तो इन 3 में से पूछेगा, या इन 4 में से पूछेगा, या इनमें से पूछ लेगा, या इनमें से, ऐसे आना है। अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। ज्यादातर एग्जाम में तुम्हें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़ाना है, जो बहुत ज्यादा पढ़ाना है, पर सारे शब्दों की एक बार मैं सारी पहचान करूंगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत अब कर रहा हूं बेटा, शब्द की क्लास अब शुरू होगी। ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, मैं पहला शब्द करने जा रहा हूं। अच्छा, किसका नाम आ गया? गुंजन का नाम भी आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन, तुमने मेहनत तो की है, इतना तो पता ही है तुम लोगों को, तुम्हारा सिलेक्शन तो होना है। तो मैं पहली बार शुरू कर रहा हूं, अब स्टार्ट कर रहा हूं भाई, सुनो ध्यान से। तो मैं पहली बार शुरू कर रहा हूं रचना बनावट के आधार पर, और बहुत ध्यान से सुनना भाई, नई नई चीजें कोशिश करूंगा बताते हुए। रचना बनावट के आधार पर क्या शब्द को पहचाना जा सकता है? हाँ, पहचाना जा सकता है। फिर पूछेंगे कितने प्रकार का शब्द होता है रचना बनावट के आधार पर? तो रचना बनावट के आधार पर 3, और पूछेगा 3 है तो नाम बताइए कौन से, तो 3 नाम मैंने बता रखे हैं। कौन कौन से शब्द हैं? रूढ़, एक है यौगिक, और एक है योग रूढ़। सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 शब्द पे चल रहा हूं मैं, फिर करूंगा। चलो चलो, बहुत बढ़िया। मेरा चश्मा टूट गया था तब से पहना ही नहीं, अब पहनूंगा, धीरे धीरे लूंगा, मैं बनवाऊंगा चश्मा। चश्मा बना। गुड मॉर्निंग चहल, सब बच्चे आ गए, चलिए बहुत बढ़िया।
देखो इधर, चहलिए क्या लिखा हुआ है ये, चाणक्य प्रिय, बहुत सारे बच्चे चले गए, पता नहीं। चंचल है, चंचल, चंचल, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सुनो अब, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, सुनो। तुम्हें पता है क्या पढ़ना, क्या है, याद क्या करना है तुम्हें, ये कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हारे सामने एक शब्द आएगा, दे देगा छिपकली, फिर बस तुमसे ये पूछेगा क्या ये रूढ़ शब्द है, यौगिक है या रूढ़। एक काम करो, चलो ये बताओ, पहला ही प्रश्न दिया मैंने छिपकली, पहले बताओ क्या ये शब्द है तो बताओ इनमें से ये रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़। देखिए कितने बच्चे बता पाएंगे। चलिए तुम्हारे ऊपर कोई क्वेश्चन है, आकांक्षा भी है, चलो तुमने पढ़ रखा है, ये बताओ। चलो, छिपकली क्या शब्द है, वाक्य है या वर्ण है? कुछ भी लिखा जाएगा तो तीन होंगी, ठीक है ना? बताओ कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देखते हैं, पता लग जाएगा मुझे। पुनीत भी है, प्रिया है, बहुत 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 आशीष। और ध्यान रखना, सिलेक्शन लेना है इस बार, कभी भी एग्जाम हो तुम्हें सिलेक्शन छोड़ना नहीं है। जरा जल्दी से बताओ, फिर मैं अपनी बात करूंगा कैसे रूढ़ पहचानेंगे, कैसे यौगिक। पूजा यादव का है रूढ़ शब्द है, रूढ़। किसी ने कहा ये यौगिक है, यानी तुम अभी भी आधे गड़बड़ हो। यौगिक, 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 रूढ़, 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 यौगिक, यौगिक। अच्छा यौगिक है तो इतना एक काम करो, जो यौगिक शब्द होता है, देखिए इसे पहचानो पहले। जो यौगिक शब्द होता है ना, असली में ना, कोई मुझसे पूछे एक शब्द है मान लो यौगिक, तो इसमें ना ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो योग और एक शब्द है इसमें एक इसमें प्रत्यय है, पर पहला शब्द इसमें निकला योग। सुनो, यौगिक, योग धनिक यौगिक बनेगा। अच्छा बताओ, यौगिक माने जिसका योग कर दिया है, क्या ये योग करके बना है? योग का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर छिपकली यौगिक है तो दो शब्द कौन से, जरा बताना, दो शब्द कौन से इसमें सभी? अरे यौगिक वो शब्द है जिसमें दो शब्द होंगे और वो भी अर्थवान। चलिए बताइए कौन सा यौगिक है? उपसर्ग तो है ही नहीं इसमें, ना प्रत्यय। योग रूढ़ है। स्वाति, अगर योग रूढ़ भी होगा तो उसमें भी दो शब्द निकालोगे पहले, क्योंकि जैसे नीलकंठ, नीला और कंठ पर शिव को कहा जाता है, वो योग रूढ़ जाएगा, पर दो शब्द हैं इसमें। पता है, ये जिसने इसको रूढ़ कहा है ना वो सही है, तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो, आज फिर सुन लो रूढ़ यौगिक क्या है। जिसने इसे रूढ़ कहा है वो सही है। ये वाला शब्द था रूढ़। अरे कोई मुझसे कहेगा टमाटर, कोई कहेगा टमाटर, तो कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो, कितने बच्चे जानते हैं दो शब्द है? आप देखिए, सुनो सुनो, रूढ़ यौगिक क्या है, सब इधर देखो, ये दोनों शब्द रूढ़ शब्द थे। ये दोनों शब्द कौन से थे? रूढ़। हम भी पुराने वाले, हाँ सरिता, छिप और काली, ये रूढ़ शब्द था। छिपकली भी और टमाटर भी। अब सुनिए, सुनो, छिपकली, देखिए असली में, देखिए मैं तुम्हें बताता हूँ, एक शब्द मैं तुम्हारे सामने देश में ये शब्द देख कर पढ़ाता आया, एक शब्द कुछ लिखा मैंने देश, कोई मुझसे पूछेगा ये शब्द है, तो मैं कहता हूँ हाँ ये शब्द है। वो क्यों? क्योंकि ये यौगिक रूढ़ शब्द है। ये रूढ़ वो शब्द होता है जो एक होता है, और अगर मैं इस शब्द में कुछ जोड़ दूंगा तो वो यौगिक हो जाएगा। और यौगिक क्या है? मैं अगर कहूंगा देश और इसके साथ लिख दूंगा भक्ति, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया, ये अब भी तो शब्द है, वाक्य तो बना नहीं, पर कितने बच्चे जानते हैं तो दो शब्द से मिलकर बनाए, तो जो दो शब्दों से मिलकर बनेगा वो यौगिक है, और जो दो शब्दों से नहीं मिलकर बनता वो रूढ़ है। ठीक है, एक पहचान हो रहा है। पता है, जितने यौगिक शब्द हैं उसके हम सार्थक खंड कर देते हैं। इसमें से एक शब्द देश निकाल दूंगा, इसमें से भक्ति निकाल दूंगा, और सुनो, देश का भी अर्थ है और भक्ति का भी अर्थ है, पर इसके सार्थक खंड नहीं होंगे। ये रूढ़ है क्योंकि एक ही शब्द है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े भी करूंगा तो दे अलग और शाह अलग। कितने बच्चे जानते हैं रूढ़ वो शब्द है जो एक ही शब्द है, रूढ़ वो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर नहीं बनेगा, रूढ़ वो शब्द है जिसके सार्थक खंड नहीं होंगे। चलिए बताइए, छिपकली में दो शब्द कौन से हैं? छिप और कली। और याद रखना, अगर मैं देश भक्ति में एक शब्द देश ले रहा हूं और भक्ति ले रहा हूं तो इन दोनों का ही अर्थ है। इसमें देश भक्ति होता है, देश के लिए भक्ति, और छिप कली में छिप अलग और कली अलग, इन दोनों का अर्थ तो लिया नहीं जाएगा, ये अलग ही शब्द है। फिर सुन लो, समझ में आई बात या नहीं? कई बच्चे कहेंगे सर इसका तो टुकड़े हो जाएंगे, छिप का मतलब छिपना और कली का मतलब कली, फूल की कली। पर एक काम करो, छिपकली छिपने वाली कली को कहते हैं, इसका कुछ अलग ही अर्थ है। याद रखना, ये इन शब्द से ना बनकर एक गढ़ा गया है शब्द, रूढ़ शब्द बनाया गया है। रूढ़ शब्द वो है जिसके सार्थक खंड नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? विदेश कैसा शब्द है? विदेश यौगिक है क्योंकि देश में कुछ जोड़ दिया गया है। सुनते रहना, विदेश माने जो विदेश में जन्मा हो, दोनों का अर्थ लिया जाएगा। अभी आगे चलूंगा मैं, तो सुनो सुनो ध्यान से। अब चल रहे हैं यहाँ रूढ़ किसे कहते हैं, तो रूढ़ में एक चीज तो समझ में आ गई, मैं परिभाषाएं लिखने चाह रहा हूं अब यहाँ। अरे पढ़ा है सबने, रूढ़ दिया है तो मैंने, रूढ़ जिसने दिया है नहीं, योग रूढ़ तो देखिए, योग रूढ़ क्या है?
एक बच्चा कह रहा है, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं बेटा, अगर मुझसे कहते हैं नीलकंठ, मैं कहता हूं ये योग रूढ़ है, क्योंकि इसमें नीलकंठ माने शिव, जो अलग अर्थ देगा। पर नीलकंठ में नील और कंठ दो अलग अलग शब्द है, और नीला कंठ नीले कंठ को ना क्या कहते हैं, शिव को कहते हैं। बात समझ में आई? पर ये दो अर्थवान शब्द है, पर छिपकली दो अर्थवान शब्द नहीं है, योग रूढ़ में नहीं जाएगा। योग रूढ़ के लिए दो पहले शब्द अर्थवान होने चाहिए, ठीक है ना? बात ध्यान से सुनना। हालांकि उनका भी नीला कंठ था शिव का, पर उनके लिए एक रूढ़ शब्द उनको गढ़ लिया गया उसके साथ, वो योग रूढ़ में नहीं आएगा। योग रूढ़ में दो शब्द होने जरूरी हैं। दरअसल छिपकली में दो शब्द थे ही कहाँ, एक ही तो था वो, ठीक है। चलिए देखिए, रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितने लिख रहा हूं, सबसे पहले जो दो शब्दों के मेल से, पहले मैं रूढ़ी कराऊंगा, मेल से ना बने, ध्यान से सुनना, लिखते जाओ। दूसरी परिभाषा भी लिखो, जिसके सार्थक, याद रखना, जिसके सार्थक खंड ना हो। एक करके ही चलेंगे आज हम, पहले रूढ़ सीखेंगे फिर यौगिक में जाएंगे। तीसरी बात, एकदम नहीं सीखो बच्चे, अब सीखो तुम, अब धीरे धीरे चल रहा हूं मैं। बर्ड को कैसे कहेंगे, छिपकली। सुनो, जिसके सार्थक खंड ना हो, और एक काम करो, जो एक ही शब्द हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी, जो एक ही शब्द हो, जो एक ही शब्द हो, उसे रूढ़ कहा जाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी, कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बहुत छोटे छोटे शब्द देता हूं मैं। अगर मैं तुमसे कहूंगा सूर्य, क्या ये रूढ़ शब्द है? क्योंकि एक शब्द है, पहली बात, और एक इसलिए क्योंकि इसमें दो शब्द है ही नहीं, ठीक है ना, याद रखिएगा, दो शब्द नहीं है, एक है। सू और या थोड़ा ना कर दोगे, ठीक है ना। पर कई बार तो सू माने अच्छा भी होता है, ऐसे नहीं करोगे, ये एक ही शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, इसके तुम सार्थक खंड नहीं कर सकते, अर्थ के साथ टुकड़े नहीं कर सकते। सू अलग करूं, रिया अलग करूं तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। तीसरी बात, इसमें ध्यान रखना, ये दो शब्दों का मेल नहीं है। बड़ा छोटा सेंटेंस आएगा। अब देखिए, अभी मैं छोटे छोटे सेंटेंस, अगर मैं कहूंगा छत, तो क्या ये शब्द है? कुछ भी लिखूंगा शब्द तो है, पर ये एक ही शब्द है। अगर मैं लिखूं लट्टू, तो लट्टू हम चलाते हैं नहीं चलाते, आधा टा है बेटा ये, तो लट्टू भी शब्द है या नहीं है? याद रखना, लट्टू भी क्या है, रूढ़ शब्द है, लट्टू, ठीक है। कई बार अगर मैं कहूंगा कि अग्नि, तो अग्नि में दो शब्द नहीं है, एक ही है या नहीं है? ध्यान रखना, ये एक ही शब्द है। पर अग्नि में मैं बाण मिला दूं, अग्नि बाण, यौगिक है, ठीक है ना। लट्टू चालक कहूंगा तो यौगिक शब्द है ना। छत पे तो नहीं बन पाएगा, लेकिन सूर्य ताप कहूंगा तो यौगिक हो जाएगा। अभी सिर्फ रूढ़ पे पहचान बता रहा हूं, तो मैंने कमेंट देख रहा हूं, धीरे धीरे करूंगा मैं इस बार। सार्थक अर्थ कहां लिखा है, सार्थक खंड ना हो, हाँ लिखा तो है, अभी मैं यही बता रहा हूं, एक ही शब्द हो, सही तो लिखा है। सार्थक नहीं, शब्द जो लिया जाएगा उसका अर्थ तो निकलेगा, पर इस शब्द के जब टुकड़े करोगे तो अर्थवान शब्द नहीं होंगे। टुकड़े करने के बाद, अरे जिसके सार्थक खंड नहीं होंगे, टुकड़े ना हो, सार्थक शब्द तो होगा पर इसके टुकड़े नहीं हो पाएंगे। सार्थक है या नहीं है? समझ में आई बात? सुनो अभी और आगे। कई बार ऐसा लगता है दो दो अक्षर के ही शब्द है ना, लेकिन देखिए बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, गमला, तो कई बार देखिए तुम एक काम करोगे, कई बार बच्चे पता है क्या सोच लेते हैं, इस सबको ये लग रहा होगा ये रूढ़ शब्द है, लेकिन लोग इसे तोड़े ना। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें एक शब्द मैं गम निकाल लेता हूं और इधर ला निकाल लेता हूं। कई लोग लगेगा गम का तो अर्थ होता है गम खाना, गम अरबी का मान लेते हैं, वो फारसी का। पर देखिए गम और ला, अगर वो वाला गम भी ले रहे हो, और जब मैं ये शब्द बनाऊंगा गमला, तो गमला तो हमारा फोटो फ्रेम ऐसे बनेगा गमला, अरे ऐसी तो बनेगा नहीं, बनेगा गमला। क्या इन दोनों का अर्थ इसमें लिया जा रहा है? याद रखिएगा तुम, ये दो शब्द हैं ही नहीं, ये रूढ़ शब्द गढ़ा गया गमला। तो ऐसे नहीं, अरे कई बार गम हम लिख तो देते हैं एक सिंगल वर्ड में, पर वो वाला गम थोड़ी ना है। तो थोड़ा सा एक काम करोगे, इतनी चीजें ध्यान रखोगे तुम। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं चावल, तो कहते हैं इसमें एक शब्द है चाव, चाव कहते हैं बड़े चाव से खाते हैं हम, अरे चाव का वो अर्थ थोड़ी ना है इसके अंदर। तो थोड़ा सा एक काम करना, ये रूढ़ी शब्द है बच्चे, अरे हैं या नहीं। मैं ज्यादा खींच रहा हूं इस टॉपिक को, पर क्या तुम्हें समझ में आ रही सभी को? उसमें भी डिफरेंस करूंगा, भी पहले ये करो। चावल, गमला, चावल रूढ़ है। अगर मैं तुमसे कहूंगा टमाटर, तो ये रूढ़ शब्द है। और रूढ़ की एक पहचान और सुन लो, अगर मैं तुम्हारे सामने ये कहूं देशभक्ति, तो कितने बच्चे जानते हैं यौगिक शब्द, क्योंकि दो शब्द हैं, देश और भक्ति, सार्थक खंड हो जाएंगे।
लेकिन देखिए ये यौगिक है और ये सारे रूढ़ क्यों है। रूढ़ और यौगिक में अंतर एक और सुन लीजिए। जितने यौगिक शब्द हैं उनका हम विग्रह कर सकते हैं, उसे हम डिटेल में बोल सकते हैं। क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, देश के लिए भक्ति, इसे हम खोल सकते हैं। ये जितने शब्द हैं वो खुल नहीं पाएंगे, सूर्य को नहीं खोल सकते। चलिए बताइए, चावल को खोल के दिखाना, बोल ही नहीं पाओगे इसे। एक देखिए टमाटर, क्या मैं इसे ऐसे बोलूं टमाटर, ये खुलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूंगा रेखांश, तो देखिए इसमें दो शब्द हैं, ये यौगिक शब्द है, ये यौगिक शब्द जो मैं कराऊंगा, ये वाला शब्द यौगिक, क्योंकि इसमें दो शब्द है, रेखा और अंश अर्थवान। और रेखांश का हम विग्रह कर देते हैं, रेखा का अंश। जितने रूढ़ शब्द हैं वो खोले नहीं जाते, उन्हें हम विग्रह नहीं कर सकते। समझ में आई बात, समझ में। और देखिए योग रूढ़ को हम कर देते हैं, जो योग रूढ़ शब्द होता है उसका हम डिटेल में बोल जाते हैं। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव। आप छिपकली को तोड़ नहीं सकते, छिपकी है जो कली, कैसे खोल दोगे बताइए छिपकली। मुझे बताइए क्या ये रूढ़ शब्द है या नहीं है। ये रूढ़ शब्द इसलिए क्योंकि इसको डिटेल में बोला नहीं जा सकता, खोला नहीं जा सकता। विद्यालय यौगिक शब्द है, विद्यालय यौगिक शब्द है। अरे समझ में आई बात। चलिए मैं एक एक करके ना करके दोनों कर रहा था, सुनो। ठीक है, हो गया एक शब्द। मैं अब एक दूसरा शब्द करने जा रहा हूं यौगिक को, तो बच्चे मैं एक एक करके पढ़ाता जाऊंगा। इसे मैं हटा लेता हूं, रूढ़ को मैं परिभाषा ही हटा लेता हूं। यौगिक किसे कहते हैं, सुन लो। यौगिक, धीरे धीरे ही चलूंगा बच्चे मैं, थोड़ा ध्यान रखना। रूढ़ की एक पहचान ये है, रूढ़ को डिटेल में नहीं बोलेंगे, हालांकि दोनों को साथ करा रहा हूं। देखिए यौगिक को कैसे पहचानेंगे, यौगिक की पहले परिभाषा ध्यान रखना। दो शब्दों का मेल हो सकता है यौगिक। अरे है या नहीं है, याद रखिएगा, दो शब्दों का मेल। पहली चीज, दो शब्दों से बनेगा ये शब्द। एक ध्यान रखना, जिसके सार्थक खंड हो, जिसके सार्थक खंड हो। ठीक है, बस दो ही चीजें ध्यान रखना। एक तो ये दो शब्दों से मिलकर बनेगा, और जिसके सार्थक खंड हो। मैं बस उदाहरण दे रहा हूं, इधर ध्यान देखिए। देखिए अगर खाली मैं ग्रह दूं तो ग्रह रूढ़ शब्द है, पर इसमें मैं कुछ जोड़ दूं ना, ग्रह प्रवेश, ये यौगिक बन गया। और यौगिक अगर बन गया तो ये डिटेल में बोला जाएगा, इसको हम डिटेल में बोल सकते हैं ग्रह में प्रवेश। और ग्रह का भी अर्थ लिया जाएगा और प्रवेश का भी अर्थ लिया जाएगा, ध्यान रखना। ये विग्रह कर लिया जाएगा, इसका विग्रह नहीं किया जाएगा। फिर सुन लीजिए, कितने बच्चे कहते हैं समास है, ग्रह प्रवेश, क्या समास है या नहीं है। तो जितने समास है वो सारे यौगिक होते हैं, याद रखिएगा। जितने समास है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, सारे समास लगभग लगभग यौगिक माने जाते हैं। रूढ़ समास नहीं होता, समास का ही तो विग्रह होता है। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे ग्रह प्रवेश। चलिए बताइए, अगर मुझसे कोई कहेगा अग्निबाण, अग्निबाण क्या दो शब्द हैं या नहीं है, बिल्कुल है। कोई मुझसे पूछेगा कामचोर, तो देखिए इसका विग्रह कर देते हैं, काम से जी चुराने वाला, ऐसे बोल जाते हैं हम। पर ये यौगिक है या नहीं है, यौगिक वो शब्द है दो। अभी करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी तुम्हारे सामने एक शब्द देगा रेखांश, फिर तुमसे पूछेगा क्या ये रूढ़ है या यौगिक है। तो एक काम करो, ये खुल जाएगा, रेखा का अंश। कितने बच्चे जानते हैं इसमें रेखा और अंश है। जितने यौगिक शब्द हैं वो खोले जा सकते हैं, जितने रूढ़ शब्द हैं उसे बोल ही नहीं सकते, खोल नहीं सकते आप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, देशांतर भी होगा, यौगिक है देशांतर भी, ठीक है ना, देशांतर भी, देशांतर। लेकिन एक काम करो, ये सारे शब्द समास भी है, पर कितने बच्चे जानते हैं इसकी संधि भी हुई है। अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं रेखा, संधि तो बाद में, और फिर लिखूं अंश, तो इतना तो सबको मालूम है, इसके अंदर बड़ा आ और ये अंग, दोनों आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा, और क्या हो जाएगा, रेखांश, आ में बदल जाएगा। तो बताइए मुझे, सिर्फ इतनी बात बताइए कि सिर्फ समास ही जाएगा यौगिक शब्द में, या संधि भी चली जाएगी। तो कभी प्रश्न आए कि संधि और समास शब्द किस में आएंगे, रूढ़ में या यौगिक में, तो यौगिक में। मैं बेटा थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूंगा, इसे समझ कर चलेंगे, ठीक है ना, और पढ़ते चलेंगे। तुम्हारा कोर्स तो मैं करा ही लूंगा, तुम्हें मालूम ही है। अग्निबा, हाँ कर सकते हैं, रेखांश, रेखाकांश, वेरी गुड। एक और चीज करो, कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा, सुनो, दिन, ये एक शब्द है पर कह देगा प्रतिदिन, तो दो शब्द का मेल है या नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, क्या इसमें उपसर्ग है या नहीं है, प्रति, हाँ। तो सिर्फ समास और संधि जाएंगे या उपसर्ग प्रत्यय भी जाएंगे। तो याद रखना, उपसर्ग और प्रत्यय वाले सार्थक शब्द भी किस में चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, यौगिक में। याद रखना, ये पूछा जाएगा, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय किस में रखे जाते हैं, यौगिक में। क्लियर हो गई बात। थैंक यू फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे, मुझे मालूम था तुम मेरे कुछ पुराने बच्चे आएंगे तो कुछ उन्हें एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, हम अच्छे से हिंदी करेंगे। तो तुम इतना ध्यान रखना,
इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है, ये क्लियर कर लेना। पर शब्द इतनी बात ध्यान रखना, जितने ये वाले शब्द हैं यौगिक, वो दो शब्द का मेल होगा और उसका विग्रह बिल्कुल होना ही होना है। निश्चित हो गया? चले भाई, सब्जेक्टिव टाइप सुकुमार, ये भी देखिए एक एक दिया है। अच्छा देखिए सुकुमार, पता है ये भी कौन सा है? ये भी यौगिक है। वो क्यों? सु माने अच्छा, अच्छा है जो कुमार, सुकुमार, इनको विग्रह हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी कौन सा? ये यौगिक शब्द है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करना, एक शब्द दे रहा हूं तुम्हें, मैंने रूढ़ भी करा दिया, यौगिक भी। बेटा मैं धीरे धीरे चलता हूं, मेरी आदत है ये, मैं बहुत जल्दी भागूंगा नहीं। मुझे एक चीज बताओ, मैं तुम्हारे सामने एक शब्द और दे रहा हूं और टेस्ट तो लूंगा ही, अभी टेस्ट नहीं लूंगा, जब मैं शब्द पढ़ा दूंगा फिर एक वर्कशीट देखिए, लाया तो अब भी था टेस्ट में, ये रहा टेस्ट, विदेशी शब्द है इसमें, तो करीबन 60-70 प्रश्न बनाकर लाए और बहुत जल्दी करेंगे हम। वर्कशीट आज भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, पोर्टल पर। हाँ उपसर्ग माना जा सकता है, बिल्कुल माना जाएगा। हाँ शैलेंद्र जी, रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द जाएंगे, पर दो सार्थक शब्द निकालने की कोशिश करना उसमें भी। चलिए इधर देखिए, मैं जा रहा हूं, मैं एक शब्द देना चाह रहा था तुम्हें। चलिए एक शब्द बताइए सभी, एक शब्द तो ये दिया, सभी बच्चे बताकर दिखाओ, दम है तो। इसमें उपसर्ग दिख रहा है? या उपसर्ग है इसमें? ये शब्द नंबर, इसको ए बी में डालना, ये ए पहला प्रश्न, ठीक है। और एक दे रहा हूं आसमान, मुश्किल शब्द बनाए बच्चे तुम्हारे लिए मैंने दोनों। ये बी, मुझे बताइए ए वाला शब्द रूढ़ है या यौगिक? सुनो सुनो, तुम ऐसे डालना, ये नंबर 1 है, ये एक नंबर 1 है, ये 2। अगर रूढ़ शब्द हुआ तो नंबर 1 की जगह तुम आर डालना, अगर वो यौगिक शब्द हुआ यौगिक, तो नंबर 1 की जगह वाई डालना, और दोनों शब्द को बताओ आर और वाई के नाम से। जल्दी से करो, फिर मैं योग रूढ़ पे जाऊंगा, फिर मैं योग रूढ़ समझाऊंगा, क्योंकि मैं आज सिर्फ रूढ़ यौगिक योग रूढ़ ही समझा पाऊंगा, अगली क्लास में शब्द जाएगा। जल्दी से बताइए फटाफट, दोनों शब्द, ऐसे नहीं 1 को आर या वाई, आर या वाई ऐसे करो, आई आर या वाई। ए यौगिक है, बी रूढ़ है, ऐसे नहीं, ए यौगिक है, मैं तो लिख दिया, उपसर्ग प्रत्यय जाएंगे, अभी पूछा था उन्होंने। वेरी गुड, शाबाश, तुम्हें आ गया, सबको समझ में, तुम्हें आ गया। अब सुनिए भाई सभी लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यौगिक, ये शब्द यौगिक है, मैं लिख देता हूं, तुम्हारे सबके आंसर सही आ रहे हैं। पहला शब्द यौगिक है, वो कैसे? क्या इसमें उपसर्ग है? हाँ है, उपसर्ग है, उपसर्ग अगर दिख जाए तो यौगिक है। पर देखिए यौगिक की पहचान खुल जाएगा, असमान, जो समान नहीं है, आमाने नहीं, इसके मिलते जुलते अर्थवान शब्द रख सकते हो, ध्यान रखना। अ नहीं, आमाने नहीं, समान माने समान। असमान किसे कहते हैं? जो समान नहीं है, विग्रह तो कर दिया तुमने, इसको डिटेल में बोल सकते हो तुम दोनों शब्दों के साथ। पर आसमान को आस और मान थोड़ी ना कर लोगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये शब्द रूढ़ है, वो रूढ़ क्यों? क्योंकि इसका विग्रह नहीं होता, ऐसे डिटेल में बोला नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं या नहीं है? समझ में आ रही है बात या नहीं? और ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बाकी टेस्ट लूंगा मैं सीधा सीधा। तीसरे शब्द पे जा रहा हूं, योग रूढ़ पे, तीसरे शब्द पे जा रहा हूं, योग रूढ़ पे, तीसरे शब्द पे जा रहा हूं, योग रूढ़ पे। ध्यान से सुनो, आज इतना ही करेंगे हम योग रूढ़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम रिकॉल कर जाओगे सारी चीजें, हटा दिया मैंने। पर एक बात सुनना, समास संधि उपसर्ग प्रत्यय यौगिक में जा सकते हैं। अब सुनिए, मैं तीसरी चीज करने जा रहा हूं, योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? पहले मैं योग रूढ़ लिखवाऊंगा। योग रूढ़ पता किसे कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं ऐसे यौगिक, योग रूढ़ को लिखवा रहा हूं ऐसे, और क्या लिखा है मैंने? यौगिक शब्द। योग रूढ़ के लिए यौगिक शब्द होना जरूरी है, दो शब्दों का मेल होना जरूरी है। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में, या तो विशेष लिखो या अलग लिखो, जो किसी विशेष या अलग अर्थ में बदल जाते हैं। विशेष या अलग अर्थ में, विशेष या अलग अर्थ में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे नहीं होगा बच्चे। योग रूढ़ भी डिटेल में बोला जाता है, वो क्योंकि वो यौगिक की तरह दिखता है। इसे सुनिएगा, जो शब्द यौगिक तो था, पर जब उसका कोई विशेष अर्थ ही गढ़ लिया गया है, जब वो विशेष अर्थ में बदल गया है, तब वो योग गुण में चला जाता है। जैसे देखिए,
गौरव उपसर्ग उसे कहते हैं जो, देखिए गौरव कह रहा है उपसर्ग किसे कहते हैं। जैसे मैं एक शब्द देता हूं दिन, कोई मुझसे पूछेगा प्रति, ये ना आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है, जिसे तुम प्रीफिक्स कहते हो इंग्लिश में, प्रतिदिन है ना। आगे जैसे कहते हैं आजीवन, ये खुल जाएगा जीवन तलक, है ना, आजीवन, आ इसमें उपसर्ग है। और कई बार प्रत्यय भी पीछे लगता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं दूध, जैसे एक शब्द है दूध अर्थवान शब्द है और पीछे लगा देंगे वाला, तो इसका विग्रह होता है दूध को देने वाला, ठीक है ना। तो वाला इसमें प्रत्यय अगर पूछा जाएगा, ठीक है या नहीं है। जैसे मैं लिखूं अनुज, तो अनु इसमें उपसर्ग है छोटा, अनु तो शब्द है पर ज जो है जन्मा, ये पीछे प्रत्यय है इसके, ठीक है ना। तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगे होते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे। मुझे ऐसा लगता है उपसर्ग प्रत्यय तो पता होगा सबको, इसलिए मैंने नहीं बताया उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है ना। चलो इसे देखो। तो जो शब्द विशेष अर्थ में बदल जाएंगे, और ध्यान से सुनना इसे, तुम्हारे कमेंट आज मैं फोन में देख रहा हूं, अगर सामने टीवी पे वाला होता ना थोड़ा सा दिक्कत आ गई है उसमें, इसलिए। चलिए इधर ध्यान दो। तो मैंने लिखा ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ में बदल जाएंगे। अब सुनिए, मैं तुम्हारे सामने दो शब्द लिखने जा रहा हूं। एक लिखता हूं मैं गंगा तट, ध्यान से सुनना, यह मैं और आसान देता हूं। एक मैं लिख देता हूं तुम्हारे सामने, ये लिख देता हूं सूर्य ताप। कितने बच्चे जानते हैं ये यौगिक शब्द है, क्योंकि दो शब्द हैं, सूर्य भी और ताप भी, और इसका विग्रह भी हो जाएगा सूर्य का ताप, ठीक है। लेकिन एक शब्द मैं तुम्हारे सामने देता हूं नीलकंठ। दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए सुनिए, कई बार तुम्हारे सामने एक शब्द आया है नील और कंठ। कई बार जब ये दो शब्द होते हैं, तो मान लो पहला शब्द नील है, तो इसके मिलते जुलते अर्थवान शब्द ले सकते हो। जैसे मैंने आ का मतलब नहीं बताया, पर नील का मतलब नीला भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, और नीले भी ले सकते हैं, इनसे मिलते जुलते शब्द। तो मुझे बताइए, एक शब्द है सूर्य और एक ताप, मैं कहता हूं ये यौगिक शब्द है, और इसमें भी दो शब्द है नील और कंठ, नीला कंठ, दो शब्द हैं, यानी नीला और कंठ अर्थवान है। तो ये यौगिक नहीं है, ये कौन सा योग रूढ़, क्या अंतर है दोनों में। देखिए सूर्य ताप पता है किसे कहते हैं, सूर्य ताप सूर्य के ताप को ही कहते हैं, सूर्य का ताप। मुझे इसमें एक शब्द सूर्य था और एक शब्द था ताप, और जब मैं इसका अर्थ निकाल रहा हूं तो यही दोनों अर्थ में जा रहे हैं, सूर्य का ताप। लेकिन नीलकंठ का अर्थ, पहले शब्द का अर्थ है नीला, और कंठ माने गला या कंठी ले लेते हैं, पर ना मैं नीले का अर्थ नीला लूंगा ना कंठ। नीलकंठ नीले कंठ को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है, शिव को। अरे क्या तीसरे अर्थ में बदल गया, नहीं बदल गया। जब दो शब्द का ऐसे यौगिक शब्द जो किसी तीसरे अर्थ में गढ़ लिए गए, अलग ही अर्थ में बदल गए, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़। बस अंतर ये है बच्चे, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है। और ये कौन सा समास होता है, समास ये भी है तत्पुरुष। जितने समास होते हैं वो यौगिक में जाएंगे, पर बहुब्रीहि समास किस में चला जाता है, याद रखना, जिसने समास नहीं पढ़े वो आगे पढ़ेंगे, पर अभी इतना ध्यान रखो, एक बहुब्रीहि समास होता है वो योग रूढ़ में जाता है, वो योग रूढ़ में जानता है, ठीक है या नहीं है। याद रखना, तुम समझ गए सभी लोग, चरण कमल भी नहीं, तो तुम क्या ध्यान रखोगे, समझ, मैंने तो समझा दिया, मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं। अभी तो मैंने लिखा है यहां पर नीलकंठ, सुनिए भाई, नीलकंठ, और नीलकंठ नीले कंठ को ना कह के किसको कहते हैं, शिव को। तो जब दो शब्दों के लिए एक अलग ही अर्थ गढ़ लिया है सब सोसाइटी ने, उसे कहते हैं योग रूढ़। तो मैं कई शब्द लिखने जा रहा हूं। एक शब्द है पीतांबर, यहां पर एक शब्द है पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पर पीतांबर पीले वस्त्रों को ना कह के किसको कहने लगे हैं, विष्णु को। अलग ही अर्थ है ये, ठीक है। एक शब्द देखिए दशानन, इसमें दो शब्द हैं, थोड़ा संस्कृत के शब्द आते हैं और भगवान जैसे नाम ज्यादा आते हैं। दश माने 10, आनंद माने सर, इसमें एक शब्द है आनंद, पर दशानन 10 सरों को ना कह के किसको कहने लगे, रावण का ही नाम बना दिया है, ठीक है या नहीं है। ये योग रूढ़ है। और एग्जाम्पल दे तो रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, देखो नीलकंठ योग रूढ़ का दे रहा हूं। और देखिए सुनिए, अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मुझे, जैसे देखिए ने तो बहुत सारे दे दिए। कभी आएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज कहते हैं चार भुजाएं हैं जिसकी, और चार भुजाएं किसकी है, विष्णु की। तो चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। ये तो कुछ याद ही करने पड़ेंगे बच्चे तुम्हें कुछ शब्द। अभी सुनिए, एक शब्द और है वीणा पाणी, सुना होगा, वीणा कहते हैं वीणा बजाने को, और पाणी माने हाथ, पानी जिसमें लगा होगा पक्का योग रूढ़ शब्द होगा। पाणी माने हाथ, पर इसका पूरा अर्थ है वीणा जिसके हाथ में, किसको कहा गया है, सरस्वती को। तो ये तुम्हें थोड़े से बच्चे याद रखने हैं। ऐसे कई शब्द है। कभी तुमने सुना है त्रिनेत्र, त्रि माने 3 और नेत्र माने आंखें, जुड़कर बनाए, जुड़कर बनाए तो यौगिक दिखता है, पर इसको तो तीसरे अर्थ में चला गया।
किसको कहने लगे? शिव को। कभी तुमने सुना है अंशुमाली? ये मैं नए शब्द दे रहा हूं और इतना भी सीखना है तुम्हें। तुम्हें अगर अपना एग्जाम निकालना है ना तो इतना आसान नहीं है तुम्हारा एग्जाम। अंशुमाली, अंशु कहते हैं किरण को, माली कहते हैं माला। किरणों की माला कौन देता है? सूर्य देता है। तो किरणों की माला कौन है? सूर्य। इस तरह से इसे निकाला जाता है। सही है। मुरलीधर भी चला जाएगा। मुरलीधर, देखिए कौन कौन से शब्द आएंगे? मुरलीधर, गजानन, लंबोदर, ये सारे योग रूढ़ हैं। अच्छा एक अंक सुनो, कई बार ऐसा लगता है ये जितने भगवान जैसे नाम है, दो शब्द में दो शब्द होने चाहिए योग रूढ़ के लिए, फिर वो तीसरे अर्थ में जाएंगे। एक दंत भी जाएगा, शाबाश। कोई नहीं, इतनी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। समझ में तो आया तुम्हें योग रूढ़? एक काम और करोगे तुम इसमें कि कई बार यही शब्द नहीं जाएंगे। देखिए एक शब्द और सिखा रहा हूं, एक शब्द मैं तुम्हें देता हूं, जैसे बहुत आता है ये शब्द। देखिए छोटी सी चीज सीख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें से। मैं तुम्हें एक शब्द देता हूं, एक शब्द और। कभी कभी आता है पंकज, आता है पंकज। और देखिए एक पंकज सर हमारे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास देखिए करें आप, ठीक है। पंख, इसमें दो शब्द हैं। पंख माने होता है कीचड़ और जा माने जन्मा। और ध्यान से सुनना, एक का अर्थ कीचड़ है, मैं सीधा और आसान अर्थ ले रहा हूं। पंख माने होता है कीचड़, मान लो कीचड़ यही, इसके मिलते जुलते अर्थ मान ले सकते हैं। और जा माने जन्मा। अगर मैं इन दोनों का अर्थ लूं तो इन दोनों का अर्थ ये होगा कीचड़ में जो जन्म ले। और कीचड़ में अगर कोई देखें, कीचड़ में जन्म कौन लेता है? तो कीचड़ में तो बहुत सारी चीज जन्म लेती है, फूल, पत्ती, बैक्टीरिया, पता नहीं क्या क्या। पर पंकज तो एक को ही कहा जाता है, किसको? कमल को। कीचड़ में जो जन्म लेने के लिए अर्थ तो ये निकलने चाहिए, पर इनके लिए तो एक रूढ़ शब्द बना दिया है। पंकज किसे कहा जाएगा? कमल को। इसलिए पंकज किस शब्द में जाएगा? योग रूढ़ में। ऐसे ही देखिए जलज, जलज कहते हैं जो जल में जन्मेगा, जल में जन्मा हो जो, ठीक है ना। विग्रह कर दिया इसका, तो रूढ़ तो रहा नहीं बेटा। और जल में जो जन्म लेगा, जल में जो जन्म लेगा, तो जल में जन्म तो मछली भी लेती है, मगरमच्छ भी लेता है, पर जलज तो कमल को ही कहते हैं। तो जब दो शब्द किसी विशेष अर्थ में कर लिए गए, याद रखना, उससे ये भी कमल को कहा जाएगा, तो ये भी जाएगा। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना, दो शब्द अगर किसी पर्यायवाची में भी जाएंगे मिलकर, वो जाएगा योग रूढ़ में। एक सबसे अच्छी बात ये सीखी हमने, यौगिक शब्द का विग्रह होगा, रूढ़ शब्द का विग्रह नहीं होगा। तो योग रूढ़ का भी होगा विग्रह। वो क्यों? क्योंकि वो यौगिक शब्द की तरह दिखता है पर अर्थ अलग हो जाता है उसका। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में? योग रूढ़ का अलग अर्थ निकले, वेरी गुड ने, शाबाश। तो तुम ऐसे ही पढ़ोगे। थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी कई बच्चों को क्लास, पर कम से कम बच्चे इतनी स्तर पर तैयारी करो। एक काम करोगे, जिसको थोड़ा बहुत भी नहीं आया, मैं एक PDF तुम्हें भेजूंगा आज, तुम उसको पढ़ोगे। उसमें ज्यादातर तत्सम तद्भव देशज विदेशज ज्यादा दिए हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। और एक प्रैक्टिस शीट भी तुम्हें दे दूंगा मैं, तुम उसे पढ़िएगा। और अगली क्लास में मैं आगे चलूंगा शब्द से और उत्पत्ति से। अगली क्लास में हम सारा शब्द पढ़ लेंगे और टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बड़ी क्लास लूं, 1.5 घंटे के आसपास वो क्लास लूं अगली बार की, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए ऐसे ही। हाँ बेटा नितिन, थोड़ा सा ये काम करिएगा, हमने ये फ्रेश बैच बनाया ना, तो आप इसमें जुड़िए, हम शुरू से ये क्लास रखेंगे, ठीक है। थोड़ा हम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए।